नमस्कार। आज से हम लोग भारतीय नदी प्रणाली का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय नदी प्रणाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसा नहीं होता है जिसमें भारतीय नदी प्रणाली से 2 या 3 सवाल ना बने। ये जितना महत्वपूर्ण है ये उतना ही विस्तृत है। भारत को समझने की दृष्टि से भी और भारत के भूगोल की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत में नदियों का पूरा जाल पाया जाता है। आप मैप में जितनी भी नीली कलर की लाइनें देख रहे हैं ये सब नदियां हैं। इन सभी का अध्ययन हम लोग धैर्यपूर्वक धीरे धीरे करेंगे। इसके कई भाग बनने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग नदियों पर समझ विकसित करेंगे। भारत की जो नदियां हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली जो भारतीय नदी प्रणाली की क्लासेस हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। भारतीय नदी प्रणाली को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय नदी प्रणाली को जो मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है उसमें सबसे पहले वे नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। भारत में नदियों का जो स्रोत है इनके जहां से ये निकलती हैं इस आधार पर अगर देखा जाए तो मुख्यतः भारत में जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियां कहा जाता है। अर्थात पहली जो नदी है उसे हम कहते हैं हिमालयी नदियां। ठीक है। हिमालयी नदियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। इसके 3 तंत्र बनते हैं। हिमालयी नदियों के 3 तंत्र बनते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। इसके अलावा दूसरा वर्ग जो बनता है अर्थात भारत की जो नदियां हैं इसका दूसरा वर्ग जो है इसे हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां अर्थात अध्ययन की दृष्टि से भारतीय नदी प्रणाली को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालयी नदियां अर्थात वे नदियां जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है। ठीक है। और दूसरा वे नदियां जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं या उनका उद्गम प्रायद्वीपीय भाग से होता है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग आप जानते हैं इस वाले क्षेत्र को, नीचे वाले क्षेत्र को जो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इस क्षेत्र की जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को भी मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 वर्गों में जो विभाजित करते हैं उसमें पहला वो होता है जिसमें प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके और जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं। ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं और प्रायद्वीपीय वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरीके से भारतीय नदी प्रणाली को विभाजित किया जाता है। ठीक है। तो हिमालयी नदियां, आइए परिचय प्रारंभ करते हैं। हिमालयी नदियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है प्रारंभ में, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है। यहां एक क्षेत्र है परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये मानसरोवर क्षेत्र है। काराकोरम श्रेणी ये पूर्व में तिब्बत में प्रवाहित होता है और तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी कहा जाता है। आज की क्लास में फैक्ट बहुत ज्यादा होंगे और इसी पर आधारित होगा हमारी नदी प्रणाली की, भारत की नदी की आगे की क्लासेस। इसलिए आज की क्लास में जो कुछ भी हम फैक्ट बताते जा रहे हैं समझने की दृष्टि से जो भी कुछ महत्वपूर्ण है वो परीक्षाओं में भी आते हैं, उसे आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है ना। जो भी कुछ आपको महत्वपूर्ण उसमें लगेगा उसे आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। ये मानसरोवर क्षेत्र है अर्थात कैलाश मानसरोवर का ये क्षेत्र बनता है अर्थात इसे कैलाश श्रेणी कहते हैं। ये काराकोरम श्रेणी का ही तिब्बत में विस्तार है। यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं
और एक ऐसा क्षेत्र बनता है यहां से चारों तरफ नदियां प्रवाहित होती हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहां से चारों तरफ नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे कि ये मानसरोवर क्षेत्र है, ठीक है, और यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। सबसे पहला ग्लेशियर चेमा युंगतुंग ग्लेशियर, चेमा युंगतुंग ग्लेशियर। चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, देखते जाएंगे ध्यान से, पूरे नदियों को मैप में हम लोग ठीक तरीके से उसकी स्थिति पर गौर करेंगे। चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से यहां पर है चेमा युंगतुंग ग्लेशियर, नाम है चेमा युंगतुंग ग्लेशियर, चेमा युंगतुंग ग्लेशियर। ये कैलाश श्रेणी के अंतर्गत आता है। चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से एक नदी निकल करके और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए और पश्चिम की तरफ मुड़ करके भारत में प्रवेश करती है। भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से प्रवाहित होते हुए, और ये एक यहां पर गार्ज बनाती है, जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। सिंधु गार्ज से ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस नदी को सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है, इस नदी को सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। जहां पर ये अपना मुहाना बनाती है, यहां पर पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है कराची में अपना ये मुहाना बनाती है। सिंधु नदी तंत्र में ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदियां हैं वो मैंने यहां पर लिखी हैं। सिंधु नदी तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी, ये इसकी मुख्य नदी है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें है झेलम, ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है ये है वेरीनाग और शेषनाग। यहाँ पर दो भारत की प्रमुख झीलें हैं, वेरीनाग और शेषनाग। तो वेरीनाग से एक नदी निकलती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होते हुए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है ये, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होते हुए और ये नदी आगे बढ़ती है और ये आगे जाकर के एक स्थान है बहावलपुर में आकर के ये सतलज से मिलती है। हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इनके प्रत्येक फैक्ट पर गौर करेंगे और प्रत्येक फैक्ट को हम नोट करवाएंगे, ठीक है, नदियों में। यहाँ पर हम लोग इसका परिचय ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद से ये चेनाब नदी है, यह है चेनाब नदी। उसके बाद दूसरी नदी है सिंधु नदी तंत्र की दूसरी सहायक नदी चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम बारालाचा दर्रे से निकलती है नदी, और बारालाचा दर्रे से निकल करके और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, थोड़ा सा पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाकर के झेलम मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं। आर लिखा है यह रावी और नीचे वी लिखा है यह ब्यास। रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए रावी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जाकर के ये आगे चेनाब और झेलम की संयुक्त धारा में मिल जाती है। लेकिन जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो ब्यास है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये पाकिस्तान नहीं जाती है। ये भारत में ही पंजाब के कपूरथला में आकर के सतलज से मिल जाती है और यह है सतलज नदी। सबसे नीचे आखिरी में सतलज नदी। सतलज नदी जो है इसका उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। यहाँ पर एक और ग्लेशियर है, ताल है, जिसका नाम है राकस ताल। राकस ताल से एक नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये नदी आगे जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के ये किससे सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये इन सबकी संयुक्त धारा सिंधु के साथ मिलकर के और यहाँ कराची में आकर के अपना मुहाना बनाती हैं। ये तमाम नदियां सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। सिंधु नदी तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र में कुछ ऊपर से, अर्थात जैसे कि श्योक नदी, ये काराकोरम श्रेणी से आकर के सिंधु में मिलती है। नीचे से जास्कर नदी, श्योक नदी ऊपर से और जास्कर नदी नीचे दक्षिण से जाकर के सिंधु नदी मिलती है। सिंधु नदी तंत्र में इन पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र का बेसिक परिचय। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र पर। भारत का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाने वाली जो नदी है वह है गंगा नदी। गंगा नदी संपूर्ण उत्तर भारत का निर्माण करती है। गंगा नदी संपूर्ण उत्तर भारत का निर्माण करती है। गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी तंत्र में इसको हम लोग विस्तृत तौर पर देखेंगे। मुख्यतः यहां पर एक ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर, नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं। सतोपथ ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने के बाद इस नदी को अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा में आगे से अर्थात गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है, जिसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। यह नदी हरिद्वार में उत्तराखंड से निकल करके हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार उत्तराखंड में ही है और हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होते हुए उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के बाद ये थोड़ा सा झारखंड में, और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। जिस समय ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है उस समय इसका नाम पद्मा होता है। ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद गंगा अर्थात पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो पद्मा कहलाती है। पद्मा के नाम से ही ये आगे बढ़ती है, जिसमें मणिपुर से निकलने वाली मेघना नदी से मिलती है, तब इसका नाम मेघना हो जाता है और इसी मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना देती है। ठीक है, गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, उनको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले गंगा नदी की वे सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और दक्षिण से हिमालय में मिलती हैं, ऐसी सिर्फ एकमात्र नदी है। अब देख पा रहे होंगे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 1-2 सवाल तो जरूर बनेंगे प्रत्येक परीक्षा में। तो गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी है और वो कौन है? यमुना। यमुना इसकी सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है। यमुना इसकी सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है, जो कि गंगा में आप देख रहे होंगे यहाँ हिमालय से गंगा के दक्षिण से आकर के इसमें प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये गंगा से मिल जा रही है। ठीक है, तो यह है एकमात्र नदी। इसके अलावा ये पहला वर्ग हो गया, अर्थात वे नदी जो हिमालयी नदी है और गंगा में दक्षिण से मिल रही है। ठीक है, दूसरा गंगा की वे सहायक नदियां जो हिमालयी नदियां हैं। गंगा की वे सहायक नदियां जो हिमालयी नदियां हैं और गंगा में बाएं तट से आकर के इसमें मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर हमने लिखा होगा कि गंगा के बाएं तट से मिलने वाली हिमालयी नदियां, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली गंगा की हिमालयी नदियां, मैंने इसी क्रम में लिखा है जिस क्रम में ये गंगा में मिल रही हैं। तो हम देखेंगे जैसे कि ये देखिए, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो है वो सभी के सभी हिमालय से निकल रही हैं। सिर्फ एकमात्र नदी गंगा के बाएं तट से मिलती है जो कि हिमालय से नहीं निकल करके और उत्तर प्रदेश के यहाँ पर एक पीलीभीत स्थान है, पीलीभीत के पुलहर झील से निकलती है, अर्थात मैदानी भाग से निकलती है। बाकी सभी नदियां इसकी कहां से मिल रही हैं? हिमालय से निकल करके और आकर के इसके बाएं तट से गंगा में मिल रही हैं। इन नदियों का क्रम है, देख लीजिए, ये रामगंगा के बाद गोमती, जो कि मैंने बताया गोमती जो है ये मैदानी भाग से निकल रही है, पीलीभीत से निकल रही है। इसके अलावा घाघरा नदी, यह है घाघरा नदी, लगभग धौलागिरी के आसपास से निकलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक तो है काली नदी। काली नदी भी इसी मानसरोवर नदी क्षेत्र से, यहां पर एक और ग्लेशियर है जिसको कहते हैं भार चांचूगर ग्लेशियर, ठीक है ना। तो यहां से काली नदी अर्थात शारदा नदी, काली नदी का ही नाम है शारदा नदी। तो ये नदी आपकी यहां से निकल करके और घाघरा में मिल जाती है। घाघरा में एक और नदी राप्ती
राप्ती नदी इसमें मिलती है, जिसके किनारे गोरखपुर शहर है। गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी किनारे है, घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा गंडक, इसके बाद है गंडक, तिब्बत, नेपाल तिब्बत की सीमा से निकल करके और गंडक नदी आके बिहार में जाकर के ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है कोसी, बिहार की शोक कहलाने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी यहाँ पे एवरेस्ट है, एवरेस्ट के निचले स्थान में एक स्थान है गोसाई थान से एक नदी निकलती है कोसी, और ये कोसी नदी 7 अलग अलग धाराओं से मिलकर के बनती है। तो कोसी नदी बिहार का शोक, चूंकि यहाँ पर ढलान बहुत ज्यादा होता है तो बिहार में इसकी वजह से बाढ़ आता रहता है, तो कोसी नदी आकर के बिहार में प्रवाहित होते हुए और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम उत्तरी पूर्वी नदी उसका नाम है महानंदा, महानंदा नदी सबसे गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियों में सबसे पूर्वी नदी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि इसके बाद एक नदी है तीस्ता नदी। अब देख रहे होंगे ये नदी जेमू ग्लेशियर, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी। ये जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है ना। तो ये रही गंगा की वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और इसके बाएं तट से गंगा मिलती हैं। गंगा की जो दूसरी सहायक नदियां हैं उसका जो वर्ग बनता है उसमें प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये गंगा की जो घाटी है ये दोनों तरफ से ढलान है, इसके दोनों तरफ से ढलान है, अर्थात हिमालय की तरफ से भी और प्रायद्वीप की तरफ से भी। तो प्रायद्वीपीय नदियां भी गंगा में मिलती हैं और हिमालय की नदियां भी आके गंगा में मिलती हैं, मुख्य नदी गंगा हो जाती है। इसकी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इसमें से प्रमुखतः मालवा के पठार से, ये क्षेत्र जो है ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार से तमाम नदियां निकलती हैं, जिसमें प्रमुखतः चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये पहले यमुना में मिलती हैं और बाया यमुना होते हुए गंगा में मिलती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां, गंगा की प्रायद्वीपीय सहायक नदियां जो यमुना के द्वारा गंगा में मिलती हैं उसमें कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। उसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सिंध मुख्यतः बेतवा में ही मिलता है और उसके बाद ये जाके गंगा मिलती है। उसके बाद है टोंस नदी, मालवा के पठार से ही निकलने वाली 2 और नदियां, टोंस नदी और सोन नदी। टोंस नदी मालवा के पठार से निकल करके और बिहार में पटना से पहले आकर के ये गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मालवा के पठार से निकलती है और पटना के बाद में, पटना से आगे यानी कि उत्तर, पटना के पूर्व में जाकर के ये किससे गंगा में मिल जाती है। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन की प्रमुख एक सहायक नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार से निकल करके और सोन में मिलती है, नाम है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये रहा गंगा की वे सहायक नदियां जो कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं और जाके गंगा मिल रही हैं। गंगा जब आगे बढ़ती है, ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल में आकर के इसकी 2 धाराएं हो जाती हैं, एक धारा पश्चिम बंगाल में इधर की तरफ आती है, इसे हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी गंगा की वितरिका नदी है। तो ये रहा आपका गंगा नदी तंत्र मुख्यतः उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होती हैं और उत्तर भारत की जो संपूर्ण नदियां हैं वो लगभग कहीं ना कहीं गंगा से कनेक्टेड होती हैं, गंगा से उनका संबंध होता है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो बनता है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो बनता है वो गंगा नदी का ही बनता है, ठीक है। इसके बाद है हिमालयी नदियों का तीसरा वर्ग जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहीं से मानसरोवर का क्षेत्र जो है यहीं से एक नदी निकल करके तिब्बत के पठार में प्रवाहित होती है। यहां से जब ये नदी प्रवाहित होती है तो तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। यह नदी जब आगे बढ़ती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में इसे दिहांग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यह नदी
ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान अर्थात ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान में प्रवाहित होते हुए साहिया से धुवरी के पास आकर के ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है यमुना, ठीक है। असम घाटी में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के पठार में इसे सांगपो के नाम से, यहाँ पे दिहांग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में इसे दिहांग नाम से, असम घाटी में से ब्रह्मपुत्र के नाम से, और इसी नाम से ये आगे बढ़ती है। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां पर आकर के इसे तिस्ता मिल रही है, तिस्ता नदी, जम्मू ग्लेशियर से निकलने वाली तिस्ता नदी, यहां पर इसका नाम होता है जमुना, यहां पर इसका नाम होता है जमुना। जमुना गंगा, जहां पे इसका नाम है बांग्लादेश में गंगा को, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। तो जमुना और पद्मा मिलती हैं, जमुना और पद्मा, जमुना और पद्मा ग्वालंदों में, बांग्लादेश के ग्वालंदों में आपस में मिलती हैं। तो इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, अर्थात यहां से लेके यहां तक ये पद्मा कहलाती है। फिर इसी पद्मा में मणिपुर से निकलने वाली एक नदी मेघना नदी, मेघना नदी को बराक नदी भी कहा जाता है, मेघना नदी को बराक नदी भी कहा जाता है। तो ये इसमें मिलती है और उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, और इसी मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना देती है, ठीक है। ये ऊपर की हिमालयी नदियां, हिमालय नदियों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। इसी का अध्ययन हम लोग विस्तृत तरीके से अलग अलग करेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसके बाद ये कुछ प्रायद्वीपीय नदियां यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रायद्वीपीय नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। ये नर्मदा दिखाई दे रही होगी, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। विंध्य श्रेणी के नीचे का जो भारत है, विंध्य श्रेणी के नीचे का जो भारत है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और इसमें जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं ये प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों को 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय, वे प्रायद्वीपीय नदियां जो अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं, वे प्रायद्वीपीय नदियां जो अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ अरावली से निकलने वाली साबरमती नदी, ये अरावली क्षेत्र है, ये अरावली है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अरावली से निकलने वाली साबरमती नदी यहाँ पर खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी में अपना, ये गुजरात का खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। खंभात की खाड़ी अरब सागर का ही हिस्सा है, तो ये यहाँ पर मुहाना बनाती है। इसके अलावा विंध्य श्रेणी से एक नदी माही नदी, ये माही नदी है, यह है माही नदी। तो माही नदी भी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद अमरकंटक से, विंध्य श्रेणी के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। भ्रंश घाटी मैंने बता दिया था, पहली क्लास से आप लोग देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है दूसरी नदी है ताप्ती नदी, जो कि खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो कौन कौन सी नदी हो गई? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये सारी नदियां खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, जो कि अलग अलग स्थानों से, जैसे ताप्ती महादेव से निकल रही है, नर्मदा अमरकंटक से निकल रही है, माही विंध्य श्रेणी से निकल रही है, और साबरमती कहाँ से? अरावली श्रेणी से निकल रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी है लूनी नदी, वैसे अरब सागर में तो नहीं गिरती है, लेकिन कालांतर में, यानी बहुत पहले कभी अरब सागर में गिरती होगी, लेकिन अब ये कच्छ के रण में आकर के यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। अरावली से निकलती है, इस नदी का नाम है, राजस्थान की प्रमुख नदियों में आती है, राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी नदी। लूनी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में आकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ऊपर से हम लोग चलेंगे अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो अरब सागर में गिर रही है, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? लूनी छोड़ देंगे, साबरमती, साबरमती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती। ये नदियां बाहर से निकल रही हैं, अर्थात सह्याद्री से नहीं निकल रही हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये सह्याद्री है, यह है सह्याद्री, पश्चिमी घाट, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है ना। तो सह्याद्री से भी कुछ नदियां निकल करके और अरब सागर में गिरती हैं। सह्याद्री जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, सह्याद्री से निकल करके अरब सागर में गिरती हैं। तो सह्याद्री से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं?
सबसे पहले गुजरात की नदियां, जिसमें सह्याद्री से निकल करके खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी? सतरंजी और मादर। गुजरात में कुल कितनी नदियां हो गई? 6 नदियां। देखेंगे कौन कौन सी। सबसे पहले साबरमती जो खंभात की खाड़ी में मुहाना बना रही है, माही नदी खंभात की खाड़ी में मुहाना बना रही है, नर्मदा खंभात की खाड़ी में मुहाना बना रही है, और ताप्ती भी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है। ये सारी नदियां बाहर से आ रही हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों में सह्याद्री से निकलने वाली जो नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में मुहाना बना रही हैं, उसमें गुजरात की 2 प्रमुख नदियां हैं, सतरंजी और मादर। ठीक है। इसके अलावा ये गोवा का क्षेत्र है, ये गोवा की 2 प्रमुख नदियां, ये कहाँ की हो गई? गुजरात की, ये गुजरात की नदी हो गई। मांडवी और जुआरी 2 गुजरात की प्रमुख नदियां हैं। ये गोवा की, ये 2 प्रमुख नदियां गोवा की राजधानी पणजी किसके किनारे है? मांडवी के किनारे। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी के किनारे है। उसके नीचे है जुआरी, ये दोनों गोवा की नदियां हैं। इसके अलावा 3 प्रमुख नदियां कर्नाटक की, शरावती, गंगावेली और बराही। ठीक है। जोग गरसोप्पा जलप्रपात अर्थात महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, बीच में है गंगावेली नदी और उसके नीचे है बराही नदी। बराही नदी पर कुचकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुचकल जलप्रपात किस नदी पर है? बराही नदी पर है। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे सह्याद्री से निकल करके अरब सागर में मुहाना बनने वाली केरल की नदियां, ये तीनों नदियां भरतपुरझा, पेरियार और पंबा, ये कहाँ की हैं? केरल की नदियां हैं। ठीक है। राज्यवार इस तरीके से, तो भरतपुरझा, पेरियार और पंबा। केरल की सबसे प्रमुख नदी पेरियार नदी, केरल की सबसे प्रमुख नदी है पेरियार नदी। ठीक है। ये रही वो नदियां, वो प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। इसके अलावा वो प्रायद्वीपीय नदियां, मैंने कहा था प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है ये सह्याद्री के पूर्व में पूर्व की ओर है, सतपुड़ा से लेकर के और सह्याद्री के बीच का जो मैदान बनता है, इसका जो ढालान है ये पूर्व की ओर है। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे सारी नदियां ये पूर्व की ओर, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र की नदियां अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, हेडिंग बना लेंगे। वैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है ना, तो आप लोग इसी तरीके से इसको नोट भी कर लेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, ऊपर से चलते हैं। यहां पर छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें दामोदर नदी छोटा नागपुर के से निकल करके पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली में मिल जाती है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में आके हुगली मिल जाती है। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार से ही दामोदर के नीचे दक्षिण में स्वर्णरेखा नदी निकलती है, और स्वर्णरेखा नदी ये उड़ीसा में आकर के अपना मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा नदी कर्क रेखा पर प्रवाहित होने वाली नदी है। भारत की 2 प्रमुख नदियां कर्क रेखा पर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, स्वर्णरेखा नदी और सोन नदी। कर्क रेखा पर प्रवाहित होने वाली भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं। इसके नीचे ये बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार का दक्षिणी हिस्सा क्योंझर का पठार कहलाता है, बेसिकली ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। यहां से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं बैतरणी नदी, इसको कहा जाता है बैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर के पठार से होता है। उसके बाद यहाँ पे एक पठार है भारत का, इसका नाम है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार से महानदी निकलती है, महानदी उड़ीसा के कटक में आकर के अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना। उड़ीसा में ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, विरूपा और कटजुरी के बीच में स्थित है कटक, उड़ीसा का प्रमुख शहर कटक। ठीक है ना। महानदी की प्रमुख सहायक नदी तेल नदी है। ठीक है ना। तो ये रहा महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना रही है, प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही है। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसे बृहदगंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, निकल करके और ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे राजमुंद्री में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी? गोदावरी नदी। इस नदी का नाम है गोदावरी। ठीक है ना। गोदावरी नदी में कुछ नदियां मिलती हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियों में दक्षिण से मिलने वाली एक ही मात्र इसकी सहायक नदी है जो कि महत्वपूर्ण है, उसका नाम है मंझरा नदी। इसके अलावा उत्तर से
उत्तर की साइड से मिलने वाली नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा इंद्रावती, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो उत्तर से इसमें मिल रही हैं। तो यह है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। इसी वजह से इसे वृद्धगंगा कहा जाता है। लंबाई के आधार पर इसकी तुलना की जाती है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद महाबलेश्वर से निकलने वाली एक नदी कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पे? विजयवाड़ा में। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी में तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम सह्याद्री से होता है और दो धाराओं में होता है, तुंगा और भद्रा मिलाकर के बनता है तुंगभद्रा, और ये करनूल में आकर के कृष्णा से मिलती है। ठीक है ना। इसके बाद यह है कावेरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी नदी है। दक्षिण भारत के धान का कटोरा कावेरी नदी बेसिन को कहा जाता है। दक्षिण भारत के धान का कटोरा कावेरी नदी बेसिन को कहा जाता है। कावेरी नदी एक ऐसा क्षेत्र बनता है, इसका बेसिन एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसमें प्रत्येक मौसम में, अर्थात मानसून काल में भी, ग्रीष्म काल में भी, मानसून काल में भी, ग्रीष्म काल में भी और शीत ऋतु में भी यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है ना। मानसून जब आता है तो इसके ऊपरी हिस्से को पानी मिल जाता है, बीच वाले हिस्से को, जब आर्टिसीडेट ऊपर चढ़ता है तो बीच वाले हिस्से को पानी मिलता है, और कोरोमंडल तट पे शीत ऋतु में वर्षा होती है तो शीत ऋतु में भी इसको वर्षा मिल जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदियां होती हैं और ये वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। लेकिन कावेरी नदी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी बन जाती है, क्योंकि इसे प्रत्येक मौसम में पानी मिल जा रहा है। ठीक है ना। बाकी ऊपर की जो नदियां हैं, जैसे तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और ये दामोदर, ये सारी नदियां, नर्मदा, ताप्ती, ये तमाम जो नदियां हैं, ये गर्मी के मौसम में इनका जल कम हो जाता है या सूख जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन कावेरी नदी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है। ये प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये हिमालय नदियों से बिल्कुल अलग हैं। हिमालय नदियां वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी होती है। हिमालय नदियां वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों के अंतर्गत आती हैं। हिमालय नदियां जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा नई नदियां हैं। हिमालय नदी हिमालय के उत्थान के बाद इनका उद्गम होता है, और ये प्रायद्वीपीय नदियां गोंडवाना के साथ ही ये प्रवाहित होती थी और ये यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है ना। तो ये गोंडवाना अर्थात प्राचीन नदियां हैं। हिमालयी नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियां अधिक प्राचीन हैं। ठीक है ना। यही कारण है कि एक और चीज इसमें हो जाती है कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, मैंने बताया था नदियों की विशेषता होती है कि अपने तल को काटती रहती है। नदियां अपने तल को काटती रहती हैं, तो और कब तक काटती हैं? जब तक वो समुद्र तल को प्राप्त ना कर ले। नदियां अपने तल को काटती रहती हैं और तब तक काटती हैं जब तक वो समुद्र तल को प्राप्त ना कर ले। प्रायद्वीपीय नदियां समुद्र तल प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है। और हिमालयी नदियां अभी भी अपने तल को काट रही हैं, अर्थात उन्हें समुद्र तल प्राप्त नहीं हुआ है। हिमालयी नदियां ग्रीष्म काल में इसमें और अधिक जल हो जाता है, अर्थात गर्मी के मौसम में इसमें और अधिक जल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हिमालय पर ग्लेशियर पाए जाते हैं और वो ग्लेशियर गर्मी के मौसम में जब पिघलते हैं तो इनका जल स्तर जो है गर्मी के मौसम में और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। बरसात के मौसम में, मानसून काल में तो इसमें पानी होता ही होता है, लेकिन ग्रीष्म काल में और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर पिघलने की वजह से यहाँ पर जल स्तर और बढ़ जाता है। ये कुछ प्रमुख कारण बन जाता है हिमालयी नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक है। ये गोंडवाना की जो चट्टान है इसमें भूमिगत जल नहीं होता है, इसमें भूमिगत जल नहीं पाया जाता है। बारिश का जो जल होता है वही इनकी दरारों में, यहाँ पर दरारें फट जाती हैं ग्रीष्म काल में, तो उसमें संरक्षित होती हैं, वही इनकी नदियों का स्रोत बनता है। ठीक है। और हिमालयी नदियों का स्रोत ग्लेशियर होता है, मुख्यतः ग्लेशियर से हिमालयी नदियां निकल रही हैं। ठीक है। तो यह रहा है आपका प्रायद्वीपीय वो नदियां जिनका जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी होगा, अब देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात उत्तर से इधर दक्षिण की ओर कौन कौन सी हैं? दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है ना। इसके बाद अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां, जो अरब सागर में, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियां वो कौन कौन सी हैं? उत्तर से दक्षिण, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, सतरंजी, मादर, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, बराही, भरतपुरझा, पेरियार और पंबा। राज्यवार मैंने बता भी दिया था, इसको राज्यवार आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना।
अपनी ही भ्रंश घाटी में, अपनी ही भ्रंश घाटी में। भ्रंश किसको कहा जाता है? सतह जब नीचे धंस जाता है, सतह जब नीचे धंस जाता है उसे भ्रंश कहते हैं। जैसे कि ये जमीन है, ये जमीन है, और जमीन अगर कहाँ पे, कहीं पर नीचे इस तरीके से धंस जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? भ्रंश कहेंगे, इसे भ्रंश कहा जाएगा। ठीक है ना? तो भ्रंश जब भ्रंश हो जाता है तो अगर आप यहाँ पर हैं तो ये क्षेत्र जो होगा ये पर्वत जैसा ऊंचा दिखाई देगा। भारत में इस तरीके से कई स्थानों पर हुआ है, मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। आप जानते होंगे नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा के उत्तर में विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसके बाद नर्मदा प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है ना? उठा हुआ भाग है। तो सतपुड़ा इसी तरीके से एक प्रकार का भ्रंशोत्थ पर्वत होता है, इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है ना? ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? वो एक सतह होता है लेकिन वहां पर जमीन नीचे धंस जाती है, तो जब जमीन नीचे धंस जाएगी तो ऊपर का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से निर्मित होता है भ्रंशोत्थ पर्वत। सतपुड़ा का निर्माण और विंध्य पर्वत का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। भारत की 3 नदियां अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और ये दामोदर। छोटा नागपुर के पठार पर जो दामोदर नदी है ये भी अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। सवाल पूछा जाता है अपनी ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की कौन सी नदियां हैं? तो दामोदर, उसके अलावा नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है? इसके बाद ये कुछ सामान्यतः नदियों का परिचय रहा। विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे की क्लासों में विस्तृत तरीके से करेंगे। ठीक है ना? अभी आप लोग सिर्फ समझ विकसित करिए ताकि आप समस्त नदियों को ठीक तरीके से समझ पाए। आइए कुछ भूगोल की शब्दावलियां अर्थात नदियों की जो शब्दावलियां हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आप लोगों को आगे की क्लासेस जो कि भारतीय नदी प्रणाली की होंगी वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ पर हमने कुछ शब्दावली लिख दी है आप लोगों की सहायता के लिए। ठीक है ना? तो नदियों से संबंधित प्रमुख शब्दावली, सबसे पहले अपर्दन। अपर्दन किसको कहते हैं? अपर्दन का तात्पर्य होता है कि जो नदियां हैं, नदियां अपने साथ में, नदियां जमीन को काटती रहती हैं। नदियां जो हैं, जैसे कि ये एक मुख्य नदी है, ठीक है ना, ये एक मुख्य नदी है। अब मुख्य नदी प्रवाहित होती है तो इसका जल जो है ये इसके तटों को काटता रहता है, इनके तटों को काटता रहता है, जिसको अपर्दन कहते हैं, इसको अपर्दन कहते हैं। ठीक है? आसान है। नदी किसी भूमि को जब काटती है तो जहां से काट रही है उसको क्या कहा जाएगा? अपर्दन कहा जाएगा। मालवा का पठार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बनता है। ठीक है ना? अपर्दन का, वहां पर नदियों ने चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये तमाम नदियां हैं जो मालवा के पठार से निकल रही हैं। ये मालवा के पठार को काट छांट करके वहां पर अवलालिका अपर्दन का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? वहां पर टेढ़े मेढ़े बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। ठीक है ना? उससे कहते हैं अवलालिका अपर्दन। तो अपर्दन का मतलब होता है नदियां जब किसी भूमि को काट देती हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं अपर्दन। अपर्दन के बाद अगला शब्द है निक्षेपण। निक्षेपण का तात्पर्य होता है कि नदियां अपने साथ में अवसाद लेकर के आती हैं, नदियां अपने साथ में मलबा लेकर के आती हैं, और अगर वो किसी नई भूमि का निर्माण कर दे रही हैं, अगर वो किसी, जैसे कि ये अपने साथ में अवसाद लेकर के आई और इसने एक यहाँ पे नई भूमि का अवसाद सारा इन्हें यहाँ पर जमा कर दिया, इस जगह पे ला करके सारा अवसाद इन्होंने जमा कर दिया, तो इस तरीके से बने हुए भूमि को हम लोग निक्षेपित भूमि या काप निक्षेपण से, निक्षेपण की प्रक्रिया इसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है ना? यहाँ से काटा, यहाँ पर ला करके बिछा दिया, तो जहाँ से काटा उसे अपर्दन, और जहाँ पर ला करके बिछा दिया जिससे नई भूमि का निर्माण हो गया उसको हमने क्या कहा? निक्षेपण। निक्षेपण। ठीक है ना? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण गंगा और हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए काप निक्षेपों से हुआ है, काप निक्षेपों से हुआ है। तो ये उत्तर भारत के मैदान का निर्माण इसी तरीके से हो रहा है, इसे हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक है ना? अगला शब्द क्या है? अगला है गोखुर। गोखुर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नदी जब प्रवाहित होती है तो जब मैदानी भागों में नदियां पहुंचती हैं तो ये विसर्पण करने लगती हैं। एक शब्द है विसर्पण। विसर्पण का मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां जो हैं वो सीधी गिरती हैं, इस तरीके से नदियां जो हैं सीधी गिरेंगी। ठीक है ना? क्योंकि नदियों का ढाल बिल्कुल सीधा होता है तो नदियां सीधी गिरेंगी, लेकिन मैदानी भागों में आने के बाद जब इसका वेग कम हो जाता है तो नदियां विसर्पण करने लगती हैं, नदियां जो हैं इस तरीके से विसर्पण करने लगती हैं। ठीक है ना? और वेग चूंकि इनमें कम होता है, अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से अपना रास्ता अवरुद्ध कर देती हैं, बंद कर देती हैं, जिससे नदी अपना मार्ग बदल देती है। नदी अपना मार्ग, जैसे कि यहाँ से इन्हें अपना मार्ग बदल दिया और यहाँ पर आकर के ये इसमें मिल गई। ठीक है ना? यहाँ पर आकर के यहाँ पर मिल गए। ठीक है ना? इस तरीके से नदी
अपना मार्ग बदल दी। तो अब यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर नदी पहले इधर से प्रवाहित हो रही थी, इधर से, अब ये इधर से प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर तो पहले एक नदी द्वीप बनेगा, यहाँ पर एक नदी द्वीप बनेगा, इसे हम कहते हैं नदी द्वीप, नदी से निर्मित द्वीप, नदी से निर्मित द्वीप, जो नदी द्वीप, इसको कहते हैं नदी द्वीप, ठीक है ना। मैंने बताया था इसमें कहीं लिखा होगा नदी द्वीप। देखिए नदी द्वीप का मतलब होता है नदी से निर्मित, नदी के द्वारा जो द्वीप का निर्माण कर दिया जाता है उसे कहते हैं नदी द्वीप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसे नदी से निर्मित, अब यहाँ पर एक स्थिर जल हो जाएगा। झील की परिभाषा क्या होती है? चारों तरफ से घिरा हुआ स्थिर जल जो होता है, एक जगह पर जब जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं झील। तो ये है नदी निर्मित झील, यह है नदी निर्मित झील। नदी निर्मित झील जो होती है उसे हम गोखुर कहते हैं, उसे गोखुर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ से जो नदी आ रही है, क्या नाम था? झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ पर एक झील का निर्माण करती है, बुलर झील का। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी से हुआ है। बुलर झील एक गोखुर झील है, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी के बीच में यहाँ पे कोलेरू झील है, कोलेरू झील। कोलेरू झील भी नदी निर्मित झील है, इसको भी हम गोखुर झील कह सकते हैं। अर्थात नदी से निर्मित झील को गोखुर झील कहा जा सकता है। क्योंकि इसका आकार आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक गाय के खुर के जैसा आकार बन जाता है, इस तरीके से आकार बन रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके का आकार बन रहा है, तो गाय के खुर के जैसा आकार बनता है, इसी वजह से इसको गोखुर कहा जाता है, ठीक है ना। तो नदी निर्मित झील को गोखुर झील कहा जाता है। अगला शब्द क्या है? गोखुर। अवसाद, नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से या कहीं से भी जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ में अपने तल को भी काटती हैं, और आस पड़ोस की जो चीजें होती हैं, अगल बगल की जो चीजें होती हैं, उनकी मिट्टियों को भी काट काट के लेके आती हैं। तो उसके साथ में तमाम प्रकार के मलबा अपने साथ में लेकर के नदी चलती है, उसको क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं, उसको अवसाद कहा जाता है, ठीक है। नदी द्वीप मैंने बता दिया। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र एक बहुत ही इसमें फेमस शब्द है नदी तंत्र के अंतर्गत। अपवाह तंत्र का तात्पर्य होता है कि ये एक मुख्य नदी है, ये एक मुख्य नदी है, ठीक है ना। अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। ये इसकी दोनों तरफ से मिलने वाली इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं, ठीक है ना। ये इसकी इस तरीके से कुछ सहायक नदियां हो जाएंगी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो नदी में आकर के मिल रही है, अर्थात मुख्य धारा इधर की तरफ जा रही है ये वाली, और सहायक नदियों की जो धारा होगी वो इधर की तरफ होगी, ठीक है ना। इसकी धारा इधर की तरफ, ये ऐसे, ये ऐसे, इसे हम कहते हैं सहायक नदियां। सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं, जैसे कि वो इसमें आकर के मिल जाएंगी इस तरीके से। सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां, छोटी छोटी नदियां होती हैं जो कि सहायक नदियों में आकर के मिलती हैं, जैसे कि ये भी आकर के इधर से भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सहायक नदियां में कुछ सहायक नदियां बन रही हैं। सहायक नदी की भी सहायक नदियां, ये मुख्य नदी और मुख्य नदी की सहायक नदियां और उसकी भी सहायक नदियां, ठीक है ना। इस तरीके से एक जाल बन जाता है। इस पूरे क्षेत्र को इस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाएगा। इस पूरे क्षेत्र को इस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाएगा, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है अपवाह तंत्र, और है जल संग्रहण क्षेत्र। जल संग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है कि अब ये चूंकि सहायक नदियां हो गई, अब ये सहायक नदी जो है ये दूर से जल को, इसमें इस क्षेत्र का जल इस नदी में जाएगा, इस क्षेत्र का जल इस नदी में आएगा। तो जितने बड़े क्षेत्र का जल एक मुख्य नदी अपने अंदर समाहित करती है, अपने अंदर समाहित करती है, उसको हम कहते हैं उस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र। अपवाह तंत्र छोटा हो सकता है, जल संग्रहण क्षेत्र उससे बड़ा हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि अपवाह तंत्र बड़ा होगा और जल संग्रहण क्षेत्र उससे छोटा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बड़े छोटे हो सकते हैं। इसके आधार पर भी नदियों को बांटा जाता है। जब नदियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो अपवाह तंत्र में क्या होगा? नदियों का जो जाल बन रहा है, सहायक नदियां और उसकी सहायक नदियां, तो उस बीच की समस्त भूमि को, उस क्षेत्र का, उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। और उससे अर्थात एक मुख्य नदी में जितने बड़े क्षेत्र का जल उसके अंदर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मालवा के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, मालवा के पठार का उत्तरी हिस्सा, उसका जल कहाँ जा रहा है? गंगा में जा रहा है। मालवा के पठार पर अगर बारिश होगी तो वो किन नदियों के माध्यम से? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, इन तमाम नदियों की वजह से, इन तमाम नदियों के द्वारा, यमुना और यमुना के द्वारा ये गंगा में जाकर के मिलेंगी। तो ये क्या कहलाएगा? इसका अपवाह तंत्र कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। इसका जल संग्रहण क्षेत्र यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जल संग्रहण क्षेत्र और अपवाह तंत्र। इसके बाद अगला शब्द है सहायक नदी। मैंने बताया कि ये मुख्य नदी है और मुख्य नदी में जो नदी आकर के मिलती है उसे हम कहते हैं सहायक नदी।
उसके बाद है वितरिका नदी। वितरिका नदी का मतलब क्या होता है, ये एक मुख्य नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, मुख्य नदी। अब इसी मुख्य नदी से अगर कोई नदी बाहर हो जाती है, इसकी धारा इधर की तरफ, सहायक नदियों का जो धारा होती है वो नदी की तरफ होती है, और वितरिका नदी की धारा नदी से बाहर आती है, वो दूसरी दिशा में होती है, तो इसे हम कहते हैं वितरिका नदी। अर्थात एक मुख्य नदी से जो दूसरी नदी बाहर निकल जाती है उसे हम कहते हैं वितरिका नदी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये गंगा नदी है, और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में की 2 धाराएं बन जाती है, तो ये जो दूसरी वाली नदी बन रही है, इस हुगली जो है, ये एक इसकी वितरिका नदी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वितरिका नदी। अगला है डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं, ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, इनका ढलान बहुत कम होता है। जब ये नदियां अपने मुहाने पर पहुंचती हैं, अर्थात समुद्र के मुहाने पर पहुंचती हैं, सागर के मुहाने पर पहुंचती हैं, तो इनका वेग बहुत कम हो जाता है, और अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अवसाद, और अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से ये अपना रास्ता बंद कर देती हैं, और इस मुहाने पर ये, जैसे ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है, और ये नदी का समुद्र का मुहाना है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आकर के कई धाराओं में ये बढ़ जाती हैं, यहाँ पर ये कई धाराओं में इस तरीके से ये बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिससे यहाँ पर एक भूमि का निर्माण हो जाता है, एक भूमि का निर्माण हो जाता है, और इसका आकार अक्सर किस तरीके से है, इस तरीके से त्रिभुजाकार, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना, नदियाँ यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, डेल्टा के बाद अगला शब्द है एस्चुरी। अगला शब्द है एस्चुरी। एस्चुरी जो ये वाली नदियां हैं, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियां, मैंने बताया था कि ये सह्याद्री है, और सह्याद्री का ढाल बहुत ज़्यादा है। सह्याद्री का ढाल जो है, ढलान जो है, वो ये अरब सागर है, ये समतल मैदान है, और उसके बाद ये सह्याद्री है। तो सह्याद्री से निकलने वाली नदियों का वेग जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सह्याद्री का ढलान बहुत तीव्र गति से है। तो ये नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों को समुद्र के अंदर तक धकेल देती हैं। तो जिस स्थान पर ये मिलती हैं, यहाँ पर अवसाद जमा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ज्वार नद मुख, इसको कहा जाता है ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख को ही कहा जाता है एस्चुरी, ज्वार नद मुख को ही कहते हैं एस्चुरी। उसके बाद है गार्ज। गार्ज महत्वपूर्ण चीजें हैं। गार्ज और पूर्ववर्ती नदियाँ एक ही साथ समझ लीजिए। पूर्ववर्ती नदियाँ ये हिमालय की नदियाँ हैं, ये हिमालय की नदियाँ हैं। इनमें से ज्यादातर नदियों का उद्गम हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ है। लेकिन इसमें कुछ नदियाँ जैसे कि सिंधु नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, ये कुछ जो नदियाँ हैं, ये हिमालय का जब उत्थान हो रहा था, हिमालय का जब उत्थान हो रहा था, उसी समय ये नदियाँ उस भूखंड पर प्रवाहित पहले से ही हो रही थीं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे सतह का उत्थान होता गया, सतह ऊपर उठता गया, जैसे कि ये एक सतह है और ये ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पर नदियाँ पहले से प्रवाहित हो रही हैं। तो जो नदियाँ पूर्ववर्ती यानी पहले से प्रवाहित हो रही हैं, तो ये सतह ऊपर उठ रहा है, तो सतह ये धीरे धीरे ऊपर उठता गया। ठीक है ना, और नदी यहाँ से अगर प्रवाहित हो रही है तो दोनों किनारे इसके उठते चले गए, और नदी उस तल को काटती गई, नदी उस तल को काटती गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोनों किनारे इसके ऊपर उठ गए और बीच में नदी प्रवाहित हो रही है। इस चीज को अर्थात इस स्थान को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं, इसको गार्ज कहा जाता है। गार्ज मुख्यतः भारत की पूर्ववर्ती नदियां में कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी, पहले सिंधु नदी, ये हिमालय के उत्थान से पहले की नदियां हैं। हिमालय से उत्थान से जो पहले की नदियां उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदियां हिमालय में गार्ज का निर्माण करती हैं, पूर्ववर्ती नदियां हिमालय में गार्ज का निर्माण करती हैं। जैसे कि सिंधु नदी यहाँ गिलगित में ये गार्ज का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं सिंधु गार्ज, इसे कहा जाता है सिंधु गार्ज। इसी तरीके से सतलज नदी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये गार्ज का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं सिपकिला गार्ज, इसे कहा जाता है सिपकिला गार्ज। और इसी तरीके से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम है दिहांग गार्ज। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। ये प्रमुख गार्ज है। ठीक है ना, तो गार्ज का मतलब है ये पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी में समझ में आ गई कौन कौन सी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियां। अर्थात पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है हिमालय के निर्माण से पहले की नदियां, और हिमालय के निर्माण से पहले की जो नदियां हैं ये गार्ज का निर्माण करती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा गार्ज किसे कहते हैं, और गार्ज और पूर्ववर्ती नदियां। उद्गम स्थल जिस स्थान से नदी निकल रही है, जैसे कि मैंने बताया इस स्थान से जहां से नदियां निकल रही हैं, जो उनका स्रोत है जहां से वो निकल रही है, उसको कहा जाता है
उद्गम स्थल। मुहाना अगला शब्द है मुहाना। मुहाना किसे कहा जाता है? जहां पर नदियां आकर के समाप्त हो रही हैं, जहां पर नदियां आकर के समाप्त हो रही हैं। अगर वो समुद्र तट में समाप्त हो रही हैं तो वो उसका मुहाना है, और कुछ नदियां किसी नदी में आकर के मिल जाती है तो वो उसका मुहाना हो जाएगा। जैसे सोन नदी गंगा में अपना मुहाना यहाँ बना रही है तो ये इसका मुहाना कहलाएगा। मुहाना मतलब जहां पर नदी समाप्त हो रही है, और उद्गम जहां से वो नदी निकल रही है, ठीक है ना। तो ये रहा मुहाना। अगला शब्द है नदी तंत्र। नदी तंत्र में एक नदी में उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, एक नदी में जितनी भी उसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं, वो सबको मिला करके क्या बनता है? नदी तंत्र बनता है। जैसे कि मैंने बताया सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये क्या है? सिंधु नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र की बहुत सारी नदियां हैं, मैंने करा दिया है अलग अलग, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जैसे कि दिवांग, लोही, धनसिरी, तिस्ता, मेघना, मानस, दीको आदि, ये तमाम नदियां, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, तो इसे कहते हैं नदी तंत्र। इसके बाद अगला शब्द है बैराज। बैराज बांध को कहते हैं। नदियों का जल बैराज का निर्माण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। बांध बहुउद्देशीय बहुत सारे उद्देश्यों की वजह से इसका निर्माण किया जाता है, इसी वजह से इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बांध का निर्माण नदियों के जल को रोक दिया जाता है, अर्थात एक मुख्य जो नदी है इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। एक मुख्य नदी, इस तरीके से एक मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, इसको यहाँ पर एक बांध बना करके इसको रोक दिया जाएगा। अब इधर जो जल है वो इकट्ठा होने लग जाएगा। इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे पहले इस क्षेत्र के आगे के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा जो बांध बने हैं मुख्यतः जो दामोदर नदी पर बने हैं, ठीक है ना। दामोदर के अलावा कोसी नदी पर भी नेपाल में हनुमानगढ़ में एक बांध बनाया गया है, तो कोसी नदी पर भी एक बांध है। उसके बाद दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः ये कुछ नदियां, महानदी पर भी बहुत सारे बांध हैं। तो बांध, जैसे कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा को बाढ़ से बचाने के लिए महानदी पर बांध बना दिया गया। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए दामोदर नदी पर बांध बना दिए गए। कोसी नदी पर बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी नदी पर नेपाल में हनुमान नगर में बांध बना दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाढ़ से आगे के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का काम ये नदियां करती हैं। यहाँ पर जल स्तर बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, जल स्तर बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम नीचे गिरा की तरफ उसकी गति बढ़ जाएगी और हम यहाँ पर टरबाइन लगा करके विद्युत उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। तो विद्युत उत्पादन में बांध सहायक होते हैं। इसके अलावा ये यहाँ से हम सिंचाई के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में नहरें निकाल सकते हैं, तो सिंचाई का कार्य होता है बांध के द्वारा, सिंचाई का वो किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक झील नुमा आकार बन जाता है, जिससे हम पर्यटन की दृष्टि से भी इसको डेवलप कर सकते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी बांध का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। लोग घूमने के लिए भी जाते हैं यहाँ पे। तो एक बांध का निर्माण कई उद्देश्यों से किया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, और इसी बांध को क्या बोला जाता है? बैराज बोला जाता है। इसी बांध को बैराज बोला जाता है, ठीक है। ये रहा परिचय। मुझे उम्मीद है कि जो भी नदी से संबंधित आने वाली शब्दावलियां हैं उनको, और भारत की जो लगभग सभी नदियां हैं इनका एक परिचय जो है हमने इस क्लास में दे दिया है। आने वाली जो भारतीय नदी प्रणाली के अंतर्गत की क्लासें होंगी, ठीक है ना, ये वाली क्लास उन क्लासों को समझने में बहुत ज्यादा सहायक होंगे, ठीक है ना। विस्तृत तौर पर हम इन सभी तंत्रों पर और प्रायद्वीपीय भारत के दोनों अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली अलग अलग तरीके से या अलग अलग भाग में इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। नदियों से संबंधित जो पहले सवाल बनते थे कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, कौन सा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, या कौन सा बांध इस पर है, ये बहुत छोटे सवाल हैं। इसका ये तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, इसके लिए तो पर्याप्त है लूसेंट। लेकिन हमारे साथ जब आप नदियों का अध्ययन करेंगे तो वो छोटी छोटी चीजें नदियों से बनने वाली जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और आजकल हर बड़े छोटे एग्जाम में वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत सामान्य सवाल नदियों से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये नहीं पूछा जाए कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी, यमुना, सभी जानते हैं। लेकिन गंगा की जो छोटी छोटी नदियां हैं जिसकी सहायक नदियां बनती हैं, या गंगा की जो और दूसरी विशेषताएं हैं
वहां से जो छोटी छोटी विशेषताएं हैं वहां से सवाल बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो नदियों से बहुत छोटी छोटी जगहों से सवाल बनता है। विस्तृत तरीके से जब हम तंत्रों का अध्ययन करेंगे या फिर प्रायद्वीपीय भारत के दोनों भागों का जब हम अध्ययन करेंगे उसमें इन सभी छोटी छोटी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे। भूगोल, भारत के भूगोल की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हमने समझ विकसित की है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा आपको क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है। मिलते हैं भारतीय नदी तंत्र की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।